हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। चाहे तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, बट अगर तुमने रिवाइज नहीं किया ना तो पेपर में वो चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो इस वीडियो में अब तक हमने फिजिक्स की जितनी भी पढ़ाई की हो, चाहे वो काइनेमैटिक्स हो, स्केलर्स एंड वेक्टर्स हो, या फिर फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो, उनसे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं ना, हम उनको करेंगे और उसकी हेल्प से उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। देखो, तुम्हें याद है हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी। उसके बाद मैंने तुमको 2 यूनिट और बताई थी, एक थी रेडियन, एक थी स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन तुम्हें याद है, रेडियन किसकी यूनिट थी? रेडियन थी प्लेन एंगल की यूनिट, है ना। स्टेरेडियन क्या थी? स्टेरेडियन थी सॉलिड एंगल की यूनिट, है ना, सॉलिड एंगल की। अब तुम सोच रहे होगे प्लेन एंगल क्या था? प्लेन एंगल था, मान लो ये तुम्हारा एक सर्कल है, इसके अंदर ये एंगल डी थीटा है, ठीक है, और ये तुम्हारा है डी एस, और ये तुम्हारा रेडियस है। जो प्लेन एंगल डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एस बाय आर। सॉलिड एंगल क्या था? ये मान लो तुम्हारी एक बॉल है, ठीक है, उसके अंदर ये एक एरिया ऑफ द सरफेस है, ठीक है। तो जो तुम्हारा सॉलिड एंगल होगा, जिसको हम डी फाई के हिसाब से करते हैं डिनोट, ये एरिया लेट से तुम्हारा डी ए है, तो डी फाई इज इक्वल्स टू डी ए बाय, ये रेडियस था तुम्हारा, रेडियस का स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या था? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट हमको याद है क्या होती है? स्टेरेडियन। रेडियन किसकी होती है? प्लेन एंगल की। डिग्री तो ऐसा यूनिट होती ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In 4100 there are dash significant figures। देखो यार, हमने significant figures के ना रूल्स पढ़े थे, जिसमें एक रूल था कि अगर कोई भी डेसिमल नहीं है, जैसे इसमें कोई भी डेसिमल फिगर नहीं है, तो जितनी भी ट्रेलिंग जीरोस होंगी ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो मतलब 4100 में ये 2 ट्रेलिंग जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे? 4 and 1, टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट मान लो अगर उसने ऐसे लिखा होता 41.00, तब तुमसे वो पूछता तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उसमें एक लाइन क्या थी? इफ देर इज अ डेसिमल देन द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। इस केस में तुम्हारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होती? 4। बट इन 4100 देर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑप्शन देखते हैं, 4, 3, 2, 1। करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर तुम्हें कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ना, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था? उसका बेसिक फॉर्मूला लिख लो। हमें पता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, है ना। और एक था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बोलती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलती है कि यार अगर ये 2 चीजें एक दूसरे के इक्वल है ना, तो इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला को भी सेम होना पड़ेगा। v वेलोसिटी हमको क्या पता है क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ है, तो l डिवाइडेड बाय t। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है lt-1। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ये तुम्हारी LHS होगी, ये तुम्हारी RHS होगी। r क्या होता है? रेडियस। रेडियस क्या है? डिस्टेंस। तो तुम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो l, है ना। अगर ये दोनों इक्वल हैं, मान लो तुम्हारा ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला x है, तो lt-1 v का शुड बी इक्वल टू रेडियस का l और ओमेगा का x। मान लो l से l कट गया तो x क्या आ गया? t-1। तो ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? t-1। अब ऑप्शन देखते हैं, t-1, lt-1, lt-2। सो b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The position of an object is given by 2 plus 3t square. What is the velocity at t is equals to 2 second? हमें पता है इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v is equals to dx by dt, है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर तो उसने तुमको दे दिया। अब वेलोसिटी निकालने के लिए वैल्यू को रख दो, d by dt ऑफ 2 plus 3t square। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, क्योंकि इसके अंदर तो t का कोई फैक्टर ही नहीं है। 3t स्क्वायर का क्या होगा? 3 इंटू 2 आगे आ जाएगा 2t, तो 6t वेलोसिटी आ गई। अब उसने किस टाइम पे पूछा है? 2 सेकेंड पे।
तो v at 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू 6 into 2 विच इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स, करेक्शन 12 मीटर पर सेकेंड, है ना, वेलोसिटी है 6 into 2 is 12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शंस देखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। क्या सही आंसर हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन कैन बी कॉज्ड बाय चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। हमें पता है यार, एक्सेलरेशन एक क्या है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में एक डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मान लो अगर उस चीज का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी वो वेक्टर चेंज होगा, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेक्टर चेंज होगा। तो स्पीड क्या है? एक तरीके से मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो पार्ट ऑफ वेक्टर होती है। तो एक्सेलरेशन दोनों के कारण हो सकती है, चेंज इन स्पीड के कारण भी और चेंज इन डायरेक्शन के कारण भी, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हेंस द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्टेंस। देखो यार, अब हमने दो चीजें पढ़ी थी, याद है? स्लोप एंड एरिया। स्लोप से हमने क्या वर्ड याद किया था? डिवीजन। और एरिया से हमने क्या वर्ड याद किया था? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसमें क्या है? स्लोप मतलब डिवीजन, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जिस चीज के इक्वल होता है ना, वो तुम्हारा आंसर आएगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमें पता है किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी। तो आंसर इज वेलोसिटी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बस तुमने स्लोप देखा, दिमाग में आना चाहिए डिवीजन, अगर यहाँ पे एरिया लिखा होता तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अबव ग्राफ इंडिकेट्स। तो इन्होंने ना तुमको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट देख लो और एक बार फाइनल पॉइंट देख लो। अब इससे स्लोप ड्रॉ करो। ये हो गया तुम्हारा लेट से θ1 और ये लेट से हो गया तुम्हारा θ2। तो तुमने दोनों जगह टेंजेंट ड्रॉ कर दी थी, तो इनसे जो स्लोप आएगा वो तुम्हारी वेलोसिटी के इक्वल होगा। θ1 तुम्हें पता है 90 डिग्री से बड़ा है, और तुम्हें पता है किसी भी चीज का स्लोप होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। और इतना ये भी तुम्हें पता है कि थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक तो पॉजिटिव होता है, और 90 डिग्री के बाद से लेके 180 डिग्री तक नेगेटिव होता है ना। तो इनिशियली तुम्हारा मान लो कि जो तुम्हारा tan θ1 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, बिकॉज θ1 इज मोर देन 90 डिग्री, तो इट वुड बी नेगेटिव। अब तुम्हारा फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा? ये tan θ2 के। θ2 तुम्हारा किसका? 90 से कम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। मान लो ये जो इक्वल वैल्यू थी ये -1 थी, ये जो वैल्यू थी ये तुम्हारी +1 होगी। फिर तुम्हें क्या पता है? एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये तुम्हारा u इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी। v माइनस यू बाई टाइम। लेट से तुम निकालना चाहते हो 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में, ठीक है? तो v क्या है? +1 माइनस u क्या है? -1 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो गया? 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? +1, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है? ना ये नेगेटिव एक्सेलरेशन डिनोट करता, ना 0, बिकॉज तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 तो हो ही नहीं सकती। यार ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखना हो ग्राफ किस चीज का है, उसका स्लोप क्या होता है। स्लोप इसका वेलोसिटी है। फर्स्ट पोजीशन देखना, सेकंड पोजीशन देखना, अब उस चेंज को देखना। और हमने ये भी याद किया था, ग्राफ कर्विंग अपवर्ड्स, पोजीशन टाइम ग्राफ विच इज कर्विंग अपवर्ड्स इंडिकेट्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और क्या याद किया था? कर्विंग डाउनवर्ड्स indicates negative acceleration, and the one which is a straight line, अगर तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होता, this indicates zero acceleration, क्योंकि इसमें तुम्हारी वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, थ्रू आउट तुम्हारा स्लोप सेम ही है, ठीक है?
मान लो क्वेश्चन आ जाए, फ्री फॉल इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। पहले तो याद करते कि फ्री फॉल हमने क्या पढ़ा था। फ्री फॉल हमने पढ़ा था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा है और हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, उस केस को हम बोलते हैं फ्री फॉल। फिर हमें पता है जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये थ्रू आउट सेम रहती है। तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? नहीं। इस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अनइक्वल चेंज इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम है ना, ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इक्वल चेंज इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। जीरो एक्सेलरेशन तो होती नहीं क्योंकि हमें वैल्यू भी पता है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगी ना। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और ये इक्वल चेंज इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज। देखो यार, फिर से दोबारा रिवाइज कर लो। स्लोप से तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? डिविजन। एरिया से तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी इनटू टाइम। बताओ अब ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ऑप्शन देखो, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। करेक्ट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement holds true? Vector A plus vector B is more than vector B plus vector A, is equal to, is less than, या फिर is it equal to vector A minus B vector? ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्केलर में, इट इज स्केलर करेक्शन वेक्टर में, कि वेक्टर एडिशन, ये दो वेक्टर का सम ही तो है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। और दूसरी प्रॉपर्टी तुमने क्या पढ़ी थी? एसोसिएटिव इन नेचर। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है। तो इनमें से देखो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन। तो चलो यार, इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म हो गए। हम हर 2-3 टॉपिक के बाद ऐसे 5-10 क्वेश्चन करेंगे ताकि हम टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें और भूले नहीं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।